हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है डिजिटल एनसीईआरटी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी स्टार्ट। यानी कि हमने क्लास 9th कंप्लीट कर ली है। जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं चैनल के साथ में वो पीछे की क्लासेस भी देख लिया करो आप, क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग में जिस क्लास से भी जुड़ते हैं ना उसके आगे की क्लासेस देखने लग जाते हैं। तो आप पहले ये भी देखा करो कि क्या कंटेंट डाला हुआ है। तो मैंने क्लास 9th की कंप्लीट एनसीईआरटी करवा दी है। 4th क्लास में ही पूरी हो गई है, क्योंकि एक क्लास में मैंने कंप्लीट हिस्ट्री करवाई है, एक क्लास में आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी और एक ही क्लास में आपकी पॉलिटी और सेम एक क्लास में आपकी इकोनॉमिक्स कल की क्लास में कंप्लीट हो गई। तो ये चारों क्लासेस मैंने आज स्टेट एसएसटी वाले जो प्रैक्टिस सेट वाली प्लेलिस्ट बनाई हुई ना उसके ऊपर डाले मैंने। और मैंने कल अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो सभी क्लासेज की सब्जेक्ट वाइज उसमें मैं पीडीएफ ऐड कर दूंगी और वहीं से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। स्टेट 2024 ज्योग्राफी या हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से आपको पीडीएफ मिलेगी ना, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप उनको देख सकती हैं। तो जिन भी बच्चों ने क्लास 9th की नहीं की है पहले वो आप पहले 9th क्लास की कंप्लीट कर ले, फिर हम 10th जो है आप देख लेना। क्लास 10th में जो है हम करने वाले हैं चैप्टर्स, इसमें 7 चैप्टर दिए हैं। तो इसमें हम शुरुआत के यानी कि 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 में, फिर हम ये तीनों चैप्टर करेंगे पार्ट 2 में। तो इस तरह से हम 2 क्लासेस बनाएंगे इनकी, क्योंकि एक ही क्लास में अगर मैं कंप्लीट ज्योग्राफी करवाने लगूंगी ना तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। एक तो उस लेंथी वीडियो ज़्यादा बच्चे देखते भी नहीं है, ज़्यादा लेंथी होती है तो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं भी इतनी लंबी वीडियो नहीं करवा पाती हूँ, इतना जो है मेरे पास भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। लगातार बोलने में गले में मेरे दिक्कत होती है, इन्फेक्शन हो गया था ना, तो उसी वजह से मेरी मेडिसिन वगैरह भी चल रही है इसकी। तो इसी वजह से ये दिक्कत आती है लगातार कंटिन्यू बोलने से। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम पहला संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा वन एवं वन्य जीवन संसाधन है उनके बारे में, फिर जल संसाधन के बारे में और कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम खनिजों के बारे में, उद्योग धंधों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले है हमारा संसाधन वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 10th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। इसमें सबसे पहले संसाधन है क्या, रिसोर्स है क्या। तो हमारे पर्यावरण में हमारे इस्तेमाल के लिए जो भी लायक वस्तु होती है ना, जो भी हमारे इस्तेमाल में हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लायक होती है, जिसमें उसकी क्षमता होती है, उसी को हम संसाधन के रूप में मान लेते हैं। चाहे फिर वो आर्थिक रूप से उपयोगी हो, सांस्कृतिक रूप से उपयोगी हो या तकनीकी रूप से। तो यही इसकी परिभाषा है कि हमारे पर्यावरण में मौजूद हर वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है, चाहे फिर वो तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से व्यवहार में आए या फिर सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो सारी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, संसाधन। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक, इस प्रकार से राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये कई प्रकार के, इनको कई अलग अलग भागों में बांटा है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्स। आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण नहीं है या कौन सा अजैव का उदाहरण नहीं है, कौन सा नवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय है। इस तरह से देकर के एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। तो ये याद रखना, जैव संसाधन वही होंगे जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे जिनमें जीवन होता है। तो जीवित यानी मनुष्य हो गए, वनस्पति, पेड़ पौधे, मछली, पशुधन, ये सभी जैव संसाधन का हिस्सा मानेंगे इनको, जिनमें जीवन पाया जाता है। अजैव जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, तो यानी कि जो सभी वस्तुएं निर्जीव पदार्थों से बनी होती हैं, जैसे कि चट्टानें, धातुएं, हवा, सौर ऊर्जा, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, अजैव संसाधनों में। नवीकरणीय जिनको हम एक रीयूज कर सकते हैं, यानी कि रिन्यूएबल, एक बार खत्म होने के बाद दोबारा से उनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं हम नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनको भौतिक या रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः से उत्पन्न या नवीकृत कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, जल और वन्य जीवन संसाधन। तो ये किस में आएंगे, नवीकरणीय में। अगला है अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो इनका निर्माण एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल यानी लाखों वर्षों की जो प्रक्रिया होती है ना, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा ये बनते हैं, चट्टानों के नीचे दबने वगैरह से। तो इनमें बनने में लाखों समय लग जाता है। हम एक बार इनका यूज करेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, दोबारा हम इनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ये लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में हमें प्राप्त होगा। तो इनको बनने में लाखों टाइम लग जाता है, लाखों वर्षों का, इसीलिए इनको अनवीकरणीय नाम दिया गया है। एक बार उपयोग करने के बाद में ये समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो ये होंगे अनवीकरणीय।
व्यक्तिगत संसाधन क्या हो जाएंगे, कोई भी निजी संपत्ति किसी भी व्यक्ति के हाथों में जिसका स्वामित्व होगा, जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। जैसे कि किसान की अपनी जमीन होगी, वो अपनी जमीन के ऊपर कुछ भी कर सकता है। शहर में लोगों के अपने घर हो गए, कोई भी कुआं या चरागाह, मतलब पशुओं के चराने की जो जमीन होती है उसको हम चरागाह बोलते हैं। तो ये होते हैं ना, इनको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, यानी कि किसी भी इंसान की प्राइवेट निजी संपत्ति उसकी होती है। सामुदायिक संसाधन वे होते हैं ना कि पूरा समुदाय उनका यूज कर सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं होती है। जैसे कि वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे कि गांव की जो सामलात भूमि या चरने योग्य कोई भी जमीन है, कोई भी अपने पशुओं को ले जाकर घुमा लाओ, चरा लाओ, कोई रोक टोक नहीं है। खेल का मैदान है, कोई भी गांव में स्टेडियम वगैरह होते हैं ना, खेल के मैदान जिनको बोलते हैं, सार्वजनिक पार्क हो गए, तो सभी पूरा समुदाय वहाँ टहलने जाता है, घूमने जाता है, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। तो किसी के रोक टोक या किसी के प्राइवेट एरिया नहीं होता कि कोई भी इस पे आने से रोक लगा दे, तो उसको बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। फिर है राष्ट्रीय संसाधन, कोई भी तकनीकी रूप से देश के राजनीतिक सीमा के भीतर की संपत्ति, यानी कि देश के अंदर की संपत्ति, राष्ट्रीय सीमा के भीतर जो संपत्ति होती है उसको, संसाधन को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्र की संपत्ति होती है ये, और इन्हीं को हम राष्ट्रीय संसाधन भी बोलते हैं। सरकार के पास कानूनी अधिकार होते हैं कि वो जनहित में निजी संपत्ति का अधिग्रहण भी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जो तट रेखा, जो तटीय रेखा होती है उससे आगे समुद्र स्टार्ट हो गया, फिर समुद्र में ही 200 समुद्री मील की दूरी के बाद में जो खुले महासागर होते हैं ना, 200 मील की दूरी यहाँ तक हो गई। यहाँ से आगे का जो खुला समुद्र महासागर है उसके ऊपर जो होता है ना, उसके ऊपर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, वो आज़ाद होते हैं। तो इन्हें केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती है ना, उनकी अनुमति से ही हम उपयोग कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और जो अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र होता है ना, वो यहाँ तक होता है 200 समुद्री मील तक, यानी कि जो तटीय रेखा के 200 समुद्री मील तक जो समुद्री क्षेत्र होता है, वहाँ पे उस देश के संसाधनों का दोहन करने का विशेष अधिकार उनको प्राप्त होता है। कि यानी कि ये जो आपकी तटीय रेखा है यहाँ, ये फिर समुद्र में आपकी 200 मील तक समुद्री रेखा होगी, फिर इससे आगे आपकी, इसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इनको हम बोलेंगे अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र यहाँ, यानी कि समुद्र में 200 मील तक हम कर सकते हैं, वो उस देश की संपत्ति मानी जाएगी। और ये तटीय रेखा यानी राष्ट्रीय होगी। तो ये संसाधन राष्ट्रीय में आएंगे, फिर ये अपवर्जित में आएंगे, और फिर लास्ट वाले जो आएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय में। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन होते हैं जो किसी भी प्रदेश में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका अभी पूरी तरह से हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि पश्चिमी भारत में, राजस्थान, गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए हम उनका यूज भी नहीं कर सकते। विकसित संसाधन होते हैं वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, उनका उपयोग, उनकी गुणवत्ता, ये सारी जो मात्राएं होती है ना कि कितनी गुणवत्ता है, कितनी मात्रा में है, ये भी निर्धारित कर चुके हैं। और इनका विकास उपलब्ध तकनीकी के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि अभी कोई टेक्नोलॉजी वगैरह पे डिपेंड करता है कि हम इतनी मात्रा है, इतनी गुणवत्ता में ये चीज़ है, हम उसका किस तरह से यूज करेंगे, ये टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के ऊपर निर्भर करेगा। फिर है भंडार, भंडार करके रखना, उसको रिजर्व करके रखना। भंडार का मतलब होता है पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ होते हैं जो मानवीय आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी उनके लिए सही तकनीक नहीं होती। जैसे कि पानी है, इससे ऊर्जा प्राप्त करना, तो हमारे पास सही तकनीक नहीं है, इसलिए हम इसका अभी यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारी ज़रूरतों के पूरा करने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध है, उसको हम बोलते हैं भंडार के रूप में। फिर है संचित कोष, सेम भंडार जैसी ही चीज़ है, भंडार का ही एक हिस्सा है। इन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से, यानी कि फिलहाल जो तकनीक है उसकी सहायता से हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अभी स्टार्ट नहीं किया है। भविष्य के लिए इसको, जैसे ये एग्जांपल दिया है कि फ्यूचर के लिए बांध में पानी सुरक्षित रखा गया है कि कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उससे हम कुछ भी नई नई चीज़ें करेंगे, तो इसलिए उनको क्या किया, जो है संचित कोष बोलते हैं, रिजर्व करके रखा गया है। फिर है विकास और नियोजन से जुड़े हुए शब्द। तो सतत पोषणीय विकास कई बार पूछा गया है, इसकी परिभाषा, सही परिभाषा क्या है, तो सही मायने में अपनी आवश्यकता को हम पूरा करेंगे, साथ ही भावी जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, सेम उनको भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए, उनके लिए उन चीज़ों की, संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम बिना किसी भी प्रकृति को, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाए उनका यूज करें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, और जो फ्यूचर में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी वो सारा जो चीज़ें हैं कोई भी, तो उनके लिए भी वो चीज़ें उनको उपलब्ध मिले।
कोई भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो संसाधनों में, तो उनको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। अपना ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत को तो पूरा करेगा, लेकिन पर्यावरण को नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, और साथ ही जो फ्यूचर में भविष्य में जो पीढ़ियाँ आएंगी ना, उनकी आवश्यकताओं की भी ध्यान में रखेगा कि उनको भी ये चीज़ें चाहिए होंगी। एजेंडा 21 ये क्या है, तो 1992 में स्टार्ट किया गया था। ये एक जो है उद्देश्य वहाँ पे कार्य योजना पत्र है, पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था इसको। ये पूछा गया है कहाँ पे और कब, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो आ जाए या फिर ब्राजील आ जाए, दोनों में से एक आ जाएगा, तो आप टिक कर लेना। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में इसको स्वीकार किया गया था, एजेंडा 21 को। और इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर सतत पोषणीय विकास को हासिल करना, गरीबी या फिर बीमारियों से लड़ना, तो वैश्विक स्तर पे। फिर है अगला, संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधनों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग के लिए अपनाई गई जो तकनीक होगी या रणनीति होगी, तो उसको हम बोलते हैं संसाधन नियोजन। भारत जैसे देश में जहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता में बहुत ही विविधता, अलग अलग प्रकार के संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, वहाँ पे ये संसाधन नियोजन जो है, यानी कि तकनीक हो गई, कोई भी रणनीति बनाना, तो ये भारत जैसे बहुविविधता वाले जो देश में बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है या इम्पोर्टेंट है। मानवीय ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो किसी भी देश के लोग हो गए, उनकी शिक्षा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने शिक्षित हैं, उनके अंदर क्या क्या कौशल है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो मनुष्य ही अन्य संसाधनों को उपयोगी बनाता है। यानी कि हम ही हमारे जो दिमाग का यूज करके नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं ना, तो वो उसी से हम संसाधनों का बाकी चीज़ों का यूज करते हैं, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है, तो मनुष्य सबसे जरूरी संसाधन होगा। फिर है संसाधन संरक्षण, संसाधनों का बचाव करके रखना। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग है उसको रोकने और उन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखने की प्रक्रिया को हम संसाधन संरक्षण का नाम देते हैं। जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। यानी कि किसी के अंदर लालच आ जाए ना, तो उसके संतुष्ट करने के लिए ये चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारे जो देश है उसकी हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने इतने संसाधन हमारे पास हैं। तो ये कथन किसका है, ये याद रखना, परिभाषा पूछ लेगा किसने कहा था ये बात। फिर है भूमि उपयोग या भू संसाधन। भू संसाधन का मतलब लैंड रिसोर्स का मतलब है भूमि एक सीमित संसाधन है जिसके ऊपर हम रहते हैं, खेती करते हैं, परिवहन करते हैं और आर्थिक क्रियाएं करते हैं। सीमित संसाधन क्या बताया कि पृथ्वी जितनी है ना भारत की, उतनी की उतनी ही रहेगी। ऐसे नहीं है कि भारत फैलता हुआ इधर से जा रहा है तो इधर की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, इधर से थोड़ा बढ़ गया कुछ सालों में तो इधर से जो है ज़मीन बढ़ गई। लैंड जितना है ना भारत के पास में उतना ही रहेगा, तो वहीं पर हम सारी चीज़ें करते हैं, तो भूमि एक सीमित संसाधन है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये पूछा गया है, नेट सोन एरिया, तो एक कृषि वर्ष में कुल क्षेत्र जहाँ पे फसलें बोई और काटी जाती हैं, याद रखना, बोई जाती हैं काटी जाती हैं एक कृषि वर्ष में, और ये देश के कृषि उत्पादन का मुख्य आधार है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो होता है कि एक वर्ष में कुल क्षेत्र में कितनी फसलें बोई गई हैं जहाँ पे और काटी भी गई हैं। कुल कृषि क्षेत्र की बात करें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्लस है क्षेत्र जहाँ पे साल में एक से अधिक बार फसल उगाई है, यानी कि एक साल में एक खेती जहाँ पे की गई है काटी गई है वो आएगा शुद्ध एरिया में। फिर है कुल कृषि क्षेत्र, यानी कि एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसको शामिल करेंगे कि एक एरिया में इतनी फसलें काटी गई हैं, बोई गई हैं, साथ में वो एरिया जहाँ पे एक साल में एक से ज़्यादा बार भी फसलें उगाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं कुल कृषि क्षेत्र। कुल कृषि कितनी हुई है वहाँ पे, यानी कि बार बार जो बदल बदल के की गई है ना उसको भी। फिर है बंजर भूमि, वेस्टलैंड, जो भूमि खेती की योग्य नहीं होती, जैसे कि चट्टानी, रेतीली, शुष्क भूमि, ये सारी चीज़ें बंजर भूमि होती हैं जहाँ पे गैर कृषि कार्यों के लिए छोड़ देते हैं, कोई सड़क बना दी, कोई इमारत बना दी, इनमें हम यूज करते हैं उसको। फिर परती भूमि, फ्लो लैंड, तो इसको हम बोलते हैं वो भूमि जिसमें कुछ हिस्से के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी जो प्राकृतिक उर्वरता है ना, फर्टिलिटी, उसको दोबारा से प्राप्त कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं परती भूमि। तो ये याद रखना, एग्जाम्पल देकर के आपसे पूछेगा कि किसका उदाहरण है, तो जिसको हम कुछ साल के लिए खाली छोड़ दें ताकि वो अपनी जो प्राकृतिक शक्ति है ना वो वापस से प्राप्त कर ले, तो उसको बोलते हैं परती छोड़ी गई भूमि कुछ साल के लिए। वर्तमान प्रति का मतलब होता है जहाँ पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो, यानी कि एक वर्ष में जहाँ पे कोई भी खेती नहीं हुई हो उसको बोलते हैं वर्तमान प्रति। अन्य प्रति भूमि, जहाँ पे पिछले 1 से 1.5 वर्षों से खेती ही ना की गई हो उसको बोलते हैं अन्य प्रति भूमि।
फिर चरागाह, चरागाह वो स्थायी भूमि होती है जो केवल पशुओं के लिए छोड़ी जाती है कि भाई यहाँ पे पशुओं के लिए चारा के लिए जो घास उगती है ना उसी को पशु वहाँ पे चरते हैं, तो उसको चरागाह बोलते हैं। फिर मृदा, मृदा की बात करें तो मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? चट्टानों का टूटना, जलवायु के प्रभाव से तो मिट्टी बनने की प्रक्रिया होती है। जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है चट्टानों के टूटने से, इन सभी से मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा जो नदियों का द्वारा बहा करके लाई जाती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जो भारत के उत्तरी मैदान होते हैं ना, गंगा के मैदान जिनको बोलते हैं, वहां पे पाई जाती है जलोढ़ मृदा। अगला पॉइंट है बांगर। बांगर क्या है? ये बांगर पूछा गया आपसे। तो बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। पुरानी मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ की मात्रा अधिक पाई जाती है, उसको बांगर बोलते हैं। बांगर कंकड़ से याद रख लेना। फिर है खादर, जो कि नई जलोढ़ मिट्टी होती है जो अधिक महीन होती है और महीन उपजाऊ भी होती है, उसको बोलते हैं खादर। नई मिट्टी होती है, ये याद रखना, नई जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज्यादा महीन होगी और उपजाऊ भी होगी, खादर। काली मृदा बोलते हैं रेगुर मिट्टी, इसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो काली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो लोहे के प्रसार के कारण लाल और जल विघटन के कारण ये पीली दिखाई देती है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निस्सालन प्रक्रिया से बनने वाली जो मिट्टी होती है ना, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पानी के द्वारा बहा करके आती है उसको बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो रेतीली और जो लवणीय मिट्टी होती है जो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है उनको बोलते हैं लवणीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी। वन मृदा मिट्टी के बारे में बात करें, वन मृदा के बारे में, तो पहाड़ी जो एरिया होते हैं या पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उनको हम बोलते हैं वन मृदा। ह्यूमस बोलते हैं तो मिट्टी में मौजूद जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमस। फिर है मृदा अपरदन या फिर मृदा का संरक्षण। मृदा अपरदन की बात करें तो जल द्वारा, वायु द्वारा मिट्टी जो बहा करके ले जाती है ना ऊपरी परत का बह जाना, उसको बोलते हैं मृदा का अपरदन होना। अवनली का अपरदन क्या होता है? बहता हुआ जब मिट्टी को गहरा काट दे, यानी कि यहाँ पे जो बहता हुआ गहराई में काटेगा ना उसको हम नालियां बना देते हैं, जैसे कि चंबल के बीहड़ में, तो इनको बोलते हैं अवनलिका। नाली की तरह बना करके पानी को बहना एक ही जगह पे गहरा बना के। फिर है चादर अपरदन, किसको बोलते हैं? जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढकते हुए मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाता है, जैसे कि पूरे एरिया को एक साथ बहा करके ले जाता है ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं चादर अपरदन। पवन अपरदन की बात करें तो पवन अपरदन में आ जाता है ये हवा द्वारा ढालू या फिर समतल क्षेत्र से मिट्टी को कहीं पे उड़ा कर ले जाना। तो पवन तो याद ही रख लेना, वायु द्वारा उड़ा करके ले जाने वाला। फिर समुच्चय जुताई की बात करते हैं तो ढाल वाली भूमि के ऊपर ढाल के समानांतर जुताई करना ताकि पानी का बहाव जो है वो धीमा हो सके। मतलब आप लगा लो ये एरिया है, यहाँ पे इस तरह से ढलान है नीचे की तरफ, तो हमें इस तरह से सिंचाई जो है भूमि में समानांतर जुताई करनी चाहिए ताकि ये जो ढाल होगा ना ये बहा करके ना ले जा सके। अगर हम इसी तरह यहाँ इसी तरफ ढाल है और सेम इसी तरफ हम सिंचाई वो कर देंगे जुताई, तो सीधा बहा करके ले जाएगी, इसलिए हमें समानांतर जुताई करनी चाहिए ताकि पानी का बहाव जो है वो रुक सके। फिर है सोपान या फिर सीढ़ीदार कृषि, पहाड़ों पर सीढ़ियां बना करके खेती करना ताकि अपरदन कम हो। फिर है पट्टी कृषि, तो फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना ताकि पवन की गति कम कर सके। फसलों के बीच में एक फसल लगाई फिर घास की पट्टी हो गई, फिर दूसरी फसल फिर घास की पट्टी, फिर फसल फिर घास की पट्टी, इस तरह से फसलों के बीच बीच में घास की पट्टियां लगाना ताकि पवन की गति कम हो जाए। फिर है रक्षक मेखला, पेड़ों को कतारों में लगा के हवा को गति जो होती है उसको रोक लेना। पेड़ों को ऐसे कतारों में जो खेत के चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं ना हवा की गति को कम करने के लिए, उसको बोलते हैं रक्षक मेखला। महत्वपूर्ण सम्मेलन या फिर संस्थाएं क्या है? तो रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था 1992 में, सेम वही है ब्राजील वाला। वहां पे पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन माना जाता है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। फिर है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, तो 1987 की रिपोर्ट जिसने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा दी थी।
जो क्लब ऑफ रोम है, इसने 1968 में पहली बार व्यवस्थित रूप से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी, व्यवस्थित रूप से 1968 में। गांधीवादी दर्शन की बात करें तो संसाधनों के लालच की बजाय आवश्यकता पर बल देना, ये गांधीवादी जो लोग थे दर्शन, उनका मानना है कि संसाधनों का लालच नहीं करना, हमें उनको हर इंसान की आवश्यकता की पूर्ति हम कर सकते हैं, जिसके अंदर लालच है ना उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते। ये बात भी महात्मा गांधी ने कही थी। सेम इन्होंने कहा है, गांधीवादी दर्शन है कि संसाधनों के लालच के बजाय आवश्यकता पर बल देना। अन्य तकनीकी शब्द क्या क्या है? राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्स, देश के जो राजनीतिक सीमाओं के भीतर उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो तटरेखा की समुद्री मील की दूरी के बाद में जो खुला महासागर है उसको परमिशन वगैरह लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये उनके यूज के लिए होते हैं। अपवर्जन आर्थिक, वहाँ पे इस देश किसी भी देश का कोई भी अधिकार नहीं होता उस खुले एरिया में। फिर है अपवर्जक, जो 200 मील तक यानी कि समुद्री तट रेखा से 200 समुद्री मील तक का जो एरिया होता है वो वहाँ पे देश की आर्थिक अधिकार होते हैं खनन वगैरह के लिए, कुछ भी करने के लिए। फिर है भूमि निम्नीकरण, तो मानवीय गतिविधियों के कारण भूमि की गुणवत्ता में कमी जो आ जाती है ना, कोई भी अगर मानवीय गतिविधियां होती हैं, बार बार अति चराई हो गई या कुछ भी किसी भी कारण से लगा लो, उर्वरकों की वजह से लगा लो, तो भूमि की जो गुणवत्ता में कमी आ जाती है ना उसको बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण सेम वही चीजें हैं। अति पशुचारण का मतलब है पशुओं द्वारा अधिक चरने से घास का खत्म हो जाना और मिट्टी का ढीला पड़ जाना। फिर है खनन, जमीन खोद करके खनिज निकाल लेते हैं, जो भूमि निम्नीकरण का ही एक मुख्य कारण बनता है। जल भराव, वाटर लॉगिंग का मतलब है सिंचाई के कारण खेत में पानी जमा हो जाता है जिससे मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं जल भराव। ये था पहला चैप्टर। फिर अगला है जैव विविधता या पारिस्थितिकी। जैव विविधता की बात करें तो किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव यानी कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, सारी चीजें, विविध प्रजातियों का जो जाल होता है उसको हम बोलते हैं जैव विविधता। ये मानव जीवन के लिए अनिवार्य है क्योंकि हम भोजन, पानी और हवा के लिए इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि मनुष्य के लिए भी जैव विविधता उतनी ही जरूरी है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, इकोसिस्टम की, तो ये एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे सभी जीव, मनुष्य भी उसी में शामिल है, एक दूसरे और अपने भौतिक पर्यावरण पर डिपेंड करते हैं। वन इस तंत्र का आधार है क्योंकि वो प्राथमिक उत्पाद है, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है वो क्या हो गया, वन। तो वन ही इस तंत्र का आधार माना जाता है इकोसिस्टम का। मनुष्य से ही मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। शेर ने हिरन को खा लिया, हिरन ने घास को खा लिया, इस तरह से हर कोई जो है एक सर्कल बना करके जो है वहीं पर इर्द गिर्द वहीं पर घूमते रहते हैं। प्राथमिक उत्पाद की बात करें तो वनस्पति जगत को प्राथमिक उत्पाद मानते हैं वनों को, क्योंकि ये सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं जिसके ऊपर बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड करते हैं। वनस्पति जाल, फ्लोरा की बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र या फिर काल की जो पौधों की प्रजातियों का समूह होता है उसको हम बोलते हैं वनस्पति जात या फ्लोरा। फ्लोरा पूछा गया आपसे, ऐसे हिंदी में लिख करके पूछ लेगा तो ये याद रखना फ्लोरा क्या है, तो किसी भी विशेष क्षेत्र या काल की पौधों की प्रजातियों का समूह जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। पूछा गया है ये, मेरे आगे आएगा ना तो मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो ला करके आपको जरूर दिखाऊंगी। प्राणी जात की बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पशु पक्षी होते हैं या फिर सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां होती हैं उनके समूह को बोलते हैं फौना या प्राणी जात। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। इनका मिलान करने के लिए भी बोल देगा, किसी विशेष क्षेत्र में काल में जो पौधों की प्रजातियां होती हैं या उनका समूह होगा वनस्पति जात या फ्लोरा, या इसको बोलते हैं फौना या प्राणी जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु पक्षी या सूक्ष्म जीव की प्रजातियों का समूह, प्राणियों का समूह। फिर है IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और संसाधन संरक्षण संघ। ये संस्था विश्व स्तर पर पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का निर्धारण करती है। इस संस्था का काम क्या है, विश्व स्तर पे पौधों की, जानवरों की प्रजातियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना या संरक्षण की स्थिति निर्धारण करना कि इनका कोई भी हरण ना हो, तो उनको सुरक्षा प्रदान करना, एक तरह से ये समझ लो आप। प्रजातियों का वर्गीकरण, तो सामान्य प्रजातियां क्या है, जो कि जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी गई है उनको बोलते हैं सामान्य जातियां, नॉर्मल स्पेसीज। जैसे कि पशु हो गए, साल, चीड़
और जोरोटेंट्स, कृंतक हो गए, इनको बोलते हैं हम सामान्य प्रजातियां, यानी उनकी जो संख्या है वो जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, नॉर्मल है, ना कम है ना ज़्यादा है। संकटग्रस्त जातियां होती हैं जो कि विलुप्त होने का खतरा होता है जिनको, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा रहता है, यदि इनकी संख्या कम होने के कारण नकारात्मक कारक जारी रहें तो इनका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जैसे कि काला हिरन, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, ये सारे क्या है, इनको विलुप्त होने का खतरा है, बहुत कम संख्या में है ना ये, इसलिए इनको बोलते हैं लुप्त होने का खतरा है, संकटग्रस्त है। सुभेग जातियां क्या होती हैं, ऐसी जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही है, यदि इस गिरावट को नहीं रोका गया तो वे जल्द ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी कि थोड़ी सी संख्या इनकी ठीक ठाक है, कम नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इनकी जो संख्या वो घट रही है, इनके अंदर जो है बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के ये संकटग्रस्त में आ जाएंगी। तो इनमें कौन कौन से शामिल हैं, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो, तो ये सुभेद जातियां हैं। दुर्लभ जातियां, जिन जातियों की संख्या बहुत ही कम है, यदि उनके प्रति नकारात्मक प्रभाव जारी रहे, उनके लिए जो नेगेटिव चीज़ें हैं अगर वो फिर भी जारी रही तो आसानी से संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगी। फिर है स्थानीय जातियां, वे प्रजातियां जो कि केवल किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, जैसे द्वीप हो गए, कोई पर्वत हो गया, वहीं पर पाई जाती हैं। स्थानिक यानी कि स्थान के हिसाब से किसी पर्टिकुलर स्थान के ऊपर वो पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टील हो गई, निकोबारी कबूतर हो गया, अरुणाचल के मिथुन हो गए। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वो प्रजाति पाई जाती है, किसी द्वीप पर, किसी पहाड़ी पे, तो उसको बोलते हैं हम स्थानिक जातियां। लुप्त जातियां बोलते हैं वे जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, उनको बोलते हैं लुप्त, यानी कि उनको अपने आवासों में खोजने पर अनुपस्थित पाई गई है। यानी कि वो जंगलों में हैं तो हमने जंगलों में ढूंढा, वो नहीं मिली, यानी कि उनका जो आवास, उनके जो घर माने गए हैं, वहां पे जाकर के ढूंढने पर भी वो नहीं मिली, उनको बोलते हैं पृथ्वी से वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, तो उनको हम बोलते हैं लुप्त जातियां। जैसे कि एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख हो गई, तो ये लुप्त जातियों में आएंगी। वनों के प्रकार की बात करें तो आरक्षित वन किसको बोलते हैं, आरक्षित किए गए वन, जो हमने कल भी परसों ज्योग्राफी में पढ़ा था शायद, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित घोषित किया गया है। संरक्षण की दृष्टि से इन्हें सबसे मूल्यवान भी माना गया है, बहुत उपयोगी माना गया है। यहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है, तो यहाँ पे लकड़ी काटने, पशु चुराने की जो है अनुमति नहीं मिलती, इनको रिजर्व करके रखा गया है। फिर है रक्षित वन, कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। 1/3 वनों को लगभग जो है अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए उनको सुरक्षा दी गई है कि वनों को नष्ट ना करें, उनकी लकड़ियां काट के ले जाते हैं, जला देते हैं, बहुत सी ऐसे कारण होते हैं ना, जंगल धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए उनकी प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट बोला गया है, उनको रक्षा के लिए रखा गया है। यहाँ पे कुछ शर्तों के साथ स्थानीय लोगों को अधिकार मिलते हैं, यानी जो स्थानीय लोग हो, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनको रहने के लिए जगह दे दी गई, लेकिन उनके सामने कुछ शर्तें रखी गई हैं कि आप पेड़ नहीं काटोगे, आप ज़्यादा दोहन नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो इस तरह से कुछ जो है शर्तों के साथ स्थानीय लोगों को वहाँ पर परमिशन मिली है रहने की। अवगीकृत वन हो गए अन्य सभी प्रकार के वन जिसमें आते हैं अवगीकृत में। बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों या समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, और या फिर ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों या गुजरात में पाए जाते हैं। अवगीकृत वन सभी प्रकार के वन इसमें पाए जाते हैं, जैसे बंजर भूमि होगी, या फिर जो सरकार, व्यक्तियों या समुदाय के स्वामित्व में होती है। सरकार के किसी समुदाय के लिए रख दी कि भाई यहाँ पे इसी एक्टिविटीज़ के लिए ये ज़मीन रख लो, तो उनके लिए, तो उनको बोलते हैं अवगीकृत वन। स्थायी वन यानी परमानेंट फॉरेस्ट, जिनको बोलते हैं आरक्षित या रक्षित वनों को मिला करके स्थायी वन कहा जाता है। जो आरक्षित किए गए हैं उनको, और जो रक्षित वन है, प्रोटेक्ट किए गए हैं उनको, दोनों को मिला करके स्थायी वन कहा गया है, जिनका रखरखाव लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षात्मक कारणों से किया जाता है। मध्य प्रदेश में इनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी कि इनका रखरखाव है, अगर इनमें से लकड़ी ली जा रही है तो साथ ही साथ लगाए भी जा रहे हैं, तो इनकी रक्षा की जा रही है वहाँ पे, और ज़रूरतों के टाइम पे इनमें से चीज़ें ली जाती हैं, उसी हिसाब से इनमें जो पौधारोपण हो गए, कुछ भी करके आप इनकी रक्षा के लिए इनको रखा गया है, तो उनको बोलते हैं स्थायी वन। ये मध्य प्रदेश में इनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। फिर हम वन विनाश के कारण और उसके प्रभाव क्या है, तो उपनिवेश काल में जो कॉलोनियल पीरियड था, उसमें अंग्रेजों के टाइम में रेल लाइनें बिछाई गई थी कृषि के लिए, और खनन के विस्तार के कारण भारत में वनों का सबसे ज़्यादा नुकसान उस टाइम पे हुआ था।
झूम खेती जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था उसकी वजह से भी पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्लेश हो गए, बर्न हो गए, खेती जहाँ पे वनों को जला करके खेती करते थे और ये वन विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। वनों को जला लिया, फिर उसी राख में उसमें उन्होंने खेती की, फिर उस एरिया को छोड़ करके दूसरी जगह पे चले गए। तो इस प्रकार से उन्होंने खेती की। नदी घाटी परियोजनाएं की बात करें तो बांधों के निर्माण के कारण हजारों वर्ग किलोमीटर वन जो थे जलमग्न हो गए। जैसे कि 1952 में नर्मदा सागर परियोजना के कारण वन क्षेत्र का नुकसान पहुंचा था। फिर है खनन, माइनिंग की वजह से भी वनों को नुकसान पहुंचा। खनिजों के निकालने के लिए वनों को काटा गया। उदाहरण के तौर पे पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व जो था डोलोमाइट खनन के कारण खतरे में है। अति पशुचारण, ज्यादा पशुओं के चरने की वजह से जो जमीन है वो ढीली हो जाती है, यानी कि उनकी चराई से छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वनों को प्राकृतिक पुनर्जन्म जो होता है वो रुक जाता है। ईंधन, लकड़ी, ईंधन के लिए जो लकड़ी लेते हैं ना वनों से, ग्रामीण इलाकों में खाना पकाने के लिए लकड़ी का संग्रहण भी वनों के ऊपर दबाव डालता है। संसाधन का असमान वितरण, यानी कि कहीं पे कम है कहीं ज्यादा है, असमान है, तो अमीर देशों और अमीर वर्गों द्वारा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण विनाश का जो मूल कारण बन रहा है। फिर है संरक्षण के उपाय क्या है, कि हम किस प्रकार से, किस उपाय से हम वनों को सुरक्षित करके रख सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो भारतीय जो वन्य जीव रक्षण है उस अधिनियम 1972 में चलाया गया था। इसके आधार पर वन्य जीवों के आवासों की रक्षा के लिए बनाया गया था इसको। जो वन्य जीव हैं उनके आवास स्थान को सुरक्षित रखने के लिए इसमें संकटग्रस्त जातियों के शिकार के ऊपर रोक लगाई गई थी। जिन जातियों को लुप्त होने का खतरा है, संकटग्रस्त जातियां हैं, उनके शिकार पे रोक लगाई। कोई जुर्माना लगा दिया या कुछ भी सजा लगा दी तो उसके ऊपर शिकार पे रोक लगाई। और वन्य जीव आवासों को कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान भी किया गया भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 के तहत। फिर है नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। वे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पे वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास दिया जाता है और मानवीय गतिविधियों के ऊपर सख्त पाबंदी है। जैसे कोई भी अति चराई हो गया, कोई भी लकड़ी नहीं काटेगा वहाँ पे, तो मानवीय क्रियाओं पे, गतिविधि पे रोक लगाई गई है और वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास दिया जा रहा है राष्ट्रीय उद्यानों में। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये जानवरों को सुरक्षा देते हैं, लेकिन सीमित मानवीय गतिविधियां जैसे पर्यटन वहां पे देखने वगैरह के लिए टूरिस्ट जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी गतिविधि नहीं होगी। तो सिर्फ उन्हीं की अनुमति है वन्य जीव अभ्यारण्य में। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में, ये डेट याद रखना, 1973 में स्टार्ट कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में। विश्व का सबसे बेहतरीन वन्य जीव संरक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य है बाघों की जो घटती हुई संख्या है उसके ऊपर रोक लगाना। जैव आरक्षित वन, बायोस्फीयर रिजर्व, ये बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे जैव विविधता के साथ साथ में वहाँ रहने वाले जो समुदाय हैं उनकी भी जीवन शैली को भी सुरक्षित रखा गया है जैव आरक्षित क्षेत्र में, यानी कि वहाँ पे जैव विविधता को भी सुरक्षित रखा गया है। वहाँ पे जो स्थानीय लोग अपनी पुरानी परंपराओं के साथ में जीवन यापन करते हैं ना, उनकी जीवन शैली को भी सुरक्षित रखा गया है। फिर है चिपको आंदोलन। हिमालय क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला। पेड़ों से चिपक करके उन्होंने पेड़ को काटने से बचाया था। ये प्रसिद्ध आंदोलन उस टाइम पे चिपको आंदोलन, पेड़ों के लिए। फिर संयुक्त वन प्रबंधन है, तो इसमें स्थानीय समुदायों और साथ ही वन विभाग ने मिलकर के वनों के प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। ओडिशा ने 1988 में इसका पहला प्रस्ताव पास किया था। बीज बचाओ आंदोलन है, टिहरी के उत्तराखंड में, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। यहाँ किसानों के द्वारा स्टार्ट किया गया आंदोलन था बीज आंदोलन, जिसने दिखाया था कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी पारंपरिक बीजों से सफल खेती संभव हो सकती है, यानी कि बिना किसी उर्वरक का उपयोग करे हम जो पुराने बीज हैं उनसे भी हम नॉर्मल खेती कर सकते हैं। नवधान्य का मतलब क्या है, जैविक खेती और बीज संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक संगठन बनाया गया था। बीज संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उसका नाम था नवधान्य। पवित्र उपवन की बात करें तो देवी देवताओं के नाम पे छोड़े गए वनों के हिस्से हैं, जैसे सरना या ओरण। ये यहाँ पे स्थानीय लोग लकड़ी काटना भी वर्जित मानते हैं। ये संरक्षण का पारंपरिक तरीका है, पुराना तरीका है कि किसी भी देवी देवता का वहाँ पे वास है तो वहाँ पे लकड़ी नहीं काटेंगे, इस तरह से मान करके वहाँ पे उसको सुरक्षित किया गया है, तो पवित्र उपवन के नाम से। फिर है महत्वपूर्ण प्रजातियां और उनके उदाहरण, जैसे कि एशियाई चीता है। ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है। 1952 में भारत में इसे लुप्त घोषित
कर दिया गया है। किसको? एशियाई चीता को 1952 में। हिमालयन यव की बात करें तो हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में पाया गया जो औषधीय पौधा होता है हिमालयन यव। इसकी छाल से टैक्सोल नामक रसायन निकलता है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में। फिर है भारतीय गेंडा। तो एक सींग वाला गेंडा जो मुख्य रूप से असम के कांजीरंगा में पाया जाता है। एशियाई हाथी है, एक सुभेग यानी कि श्रेणी में आता है और इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है। एशियाई हाथी के लिए कौन सा जो है क्या योजना बनाई गई थी? शायद इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट किसके लिए था? तो ये एशियाई हाथी के लिए था। ये सुभेग श्रेणी में आता है। काला हिरण ब्लैक बक यानी ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसे राजस्थान के बिश्नोई समाज के द्वारा बड़ी ही श्रद्धा से संरक्षित किया, यानी कि इनके बचाव के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है सुरक्षा के लिए। किसने? राजस्थान के बिश्नोई समाज ने। तो ये भी पूछ लेगा राजस्थान के बिश्नोई समाज ने किसको संरक्षित के लिए कदम उठाए हैं? काला हिरण। बिश्नोई समाज तो राजस्थान में वो समुदाय जो वन्य जीवों विशेष करके काला हिरण और मोर इन दोनों को और पेड़ और खेजड़े की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। फिर है पारिस्थितिकी और सामाजिक प्रभाव क्या है? तो जैव संसाधनों का ह्रास। पौधों और जानवरों के खत्म होने से पूरी जो खाद्य श्रृंखला है फूड चेन है वो प्रभावित होगी। एक दूसरे पर लोग इस तरह से डिपेंड करते हुए चलते हैं। अगर बीच में से एक हिस्सा ही खत्म हो जाएगा तो ये पूरा जो सर्कल होगा ना इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, फूड चेन जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से चलती रहती है। तो इसके ऊपर पूरी पे जो है संकट आएगा तो संसाधनों का ह्रास होगा, तो किसी भी एक प्रजाति के खत्म होने से पूरी जो है चेन जो है डगमगा जाएगी। सांस्कृतिक विनाश की बात करें तो वनों के विनाश के ऊपर, वनों के विनाश से उनके ऊपर निर्भर जो आदिवासी समुदाय है, संस्कृति है, उनकी आजीविका है वो खत्म हो जाएगी। महिलाओं पे प्रभाव क्या पड़ेगा? वनों की कमी से महिलाओं को ईंधन और पानी लेने के लिए कई किलोमीटर तक दूसरी जगह जाना पड़ेगा, फिर जिसके लिए उनके स्वास्थ्य पे, घरेलू जीवन पे असर पड़ेगा। सूखा या बाढ़ की बात करें तो वनों की कटाई से जल चक्र भी बिगड़ेगा। वनों की कटाई होगी तो जल चक्र बिगड़ेगा, कहीं पे सूखा आएगा तो कहीं पे अत्यधिक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। पारिस्थितिकी असंतुलन होगा। जब कोई प्रजाति लुप्त हो जाती है तो पूरे इकोसिस्टम की स्थिरता को हिला देती है। सरकारी और सामुदायिक भागीदारी, तो वन विभाग की क्या भागीदारी है? भारत में वनों के प्रबंधन और नियंत्रण की जो मुख्य सरकारी संस्थाएं हैं। सामुदायिक संरक्षण है, जब सरकार की बजाय स्थानीय लोग खुद उनकी रक्षा का जिम्मा उठाते हैं। जैसे कि राजस्थान के सरिस्का में ग्रामीणों के द्वारा खनन का विरोध किया गया, सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो वहाँ के स्थानीय लोग उसका जिम्मा लेते हैं, उनको बोलते हैं सामुदायिक संरक्षण। फिर है अलवर जिला, राजस्थान का एक उदाहरण है। यहाँ पे 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है, जहाँ पे वे अपने खुद के नियम लागू करते हैं। फिर है पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि जब ज्ञान, वो ज्ञान जो स्थानीय समुदायों के पास पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता आ रहा है ना, वो ज्ञान से वो प्राकृतिक संरक्षण में सहायक होगा। वो अपने कोई भी ज्ञान हो, नॉलेज है, पुरानी जो नई संस्कृति चली आ रही है, पुरानी चीजें, रीति रिवाज, उनके माध्यम से भी वो जो है इसको प्रकृति को बचा करके रखती हैं। नकारात्मक कारक के यानी कि नेगेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं? वे परिस्थितियां जैसे प्रदूषण हो गया, अत्यधिक शिकार करना हो गया, जो कि प्रजातियों की संख्या को घटाती हैं। पर्यावरण चेतना यानी समाज में प्रकृति के प्रति उनको जागरूक करना जरूरी है, उनकी जागरूकता बढ़ाना जरूरी है, जो विकास और संरक्षण के बीच में संतुलन बनाने की प्रेरणा देती है। यानी कि उनके बीच में उनको बचा के रखना, उनका संरक्षण करना और संतुलन बना के रखने में क्या जरूरी है कि उनको जागरूक किया जाए प्रकृति के प्रति। अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जल संरक्षण का या जल का। जल की उपलब्धता या कमी किस वजह से होती है? तो नवीकरणीय संसाधन है जल। आपने सबसे पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जल एक नवीकरणीय है, हम रीयूज कर सकते हैं इसको। इनको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जल चक्र के माध्यम से यह निरंतर नवीकृत या पुनर्भरण होता रहता है इसका। जल दुर्लभता, जल की मांग की तुलना में उसकी उपलब्धता में कमी होती है, यानी कि क्या होती है, उसकी मांग ज्यादा होती है, उपलब्ध कम होता है वो। तो ये खराब गुणवत्ता है और अत्यधिक दोहन के कारण ये हो सकती है,
यानी कि हमें उसका रीयूज तो कर सकते हैं, यानी नवीकरणीय तो है वो, लेकिन इतना नहीं है कि फटाक से बनकर के आ जाए, हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसका। स्वस्थ जल की बात करें, फ्रेश वाटर की, तो जब जल को पीने योग्य होता है वो जल, तो वो कुल जल का केवल 2.5% ही जल स्वस्थ है, पीने योग्य है, जिसका अधिकांश भाग जो है ग्लेशियर के रूप में जमा होता है। तो केवल 2.5% जल है जो कि जमा हुआ है। जल चक्कर की बात करें तो वो प्रक्रिया जिसमें जल वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा, फिर वर्षण के माध्यम से समुद्र या फिर वायुमंडल और भूमि के बीच में घूमता रहता है, जिसको हम बोलते हैं जल चक्कर। सतही जल, सरफेस वाटर की बात करें तो नदियों, झीलों और तालाबों में पाया गया जल को हम बोलते हैं सतही जल। भूम जल, भूमिगत जल जिसको बोलते हैं, तो वर्षा जल को जो है रिस करके जमीन के नीचे चली जाती है ना, चट्टानों के बीच में जमा हो जाता है। तो भारत में इसका उपयोग सिंचाई के लिए बहुत अधिक किया जाता है। ग्राउंड वाटर का यूज सबसे ज़्यादा, जो नलकूप वगैरह नहीं लगाए जाते खेतों में, उससे हम सिंचाई करते हैं, तो सबसे ज़्यादा उपयोग भारत में सिंचाई में किया जाता है ग्राउंड वाटर का। पुनर्भरण क्या होता है? वर्षा जल का जमीन के अंदर रिस करके भूम जल के स्तर को बढ़ा देता है, इसको बोलते हैं हम पुनर्भरण। फिर है अतिदोहन, आवश्यकता से अधिक जल निकाल लेते हैं, विशेष करके नलकूपों के द्वारा, जिससे जल स्तर जो होता है वो नीचे चला जाता है। जल की गुणवत्ता की बात करें तो घरेलू और औद्योगिक कचरा वगैरह होता है ना, रसायन, कीटनाशक, उनका उपयोग करते हैं हम, और उसी वजह से जल प्रदूषित होता है, जिससे वो उपयोग के योग्य नहीं बचता है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें, पर कैपिटल अवेलेबिलिटी, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण हर व्यक्ति के हिस्से में आने वाले जल की मात्रा लगातार कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति जल की जो मात्रा होती है वो घट रही है। बहुउद्देश्य परियोजनाएं और बांध, तो बांध की, डैम की बात करें तो बहते जल को रोकना, दिशा देना और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा होती है, और ये मुख्य रूप से जलाशय बनाने के लिए की जाती है, जिसको बोलते हैं हम बांध। बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो होती हैं वो ऐसी योजनाएं होती हैं जहां पर एक ही बांध से कई उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, जैसे उसी बांध से सिंचाई होगी, उसी से बिजली उत्पादन होगा, उसी से बाढ़ नियंत्रण होगी, और उसी से पर्यटन में भी काम आएगा। तो एक ही बहुउद्देशीय परियोजना, एक ही बांध से कोई भी एक ही योजना, ऐसी योजना एक ही बांध से कई उद्देश्य पूरे करे। जवाहरलाल नेहरू का कथन क्या है इनको लेकर के? तो उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो याद रखना, आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है, किसको कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बांध को कहा है। उन्होंने कहा था कि ये कृषि और उद्योगों के लिए एक साथ जोड़ते हैं, कृषि को और उद्योग को आपस में कनेक्ट करता है बांध। फिर है जल विद्युत, बांधों से गिरते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके टरबाइन चलाना और बिजली पैदा करना। बाढ़ नियंत्रण की बात करें तो वर्षा ऋतु में नदियों के अतिरिक्त जल को जलाशयों में रोक करके निचले इलाकों को डूबने से बचा लेना बाढ़ नियंत्रण है। अंतर्देशीय नौचालन, तो जलाशयों में नहरों का उपयोग परिवहन के लिए भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे नहरों में जो है वो करते हैं नौचालन। मत्स्य पालन, तो बांधों के जो बड़े जलाशयों में व्यापारिक स्तर पे मछलियाँ व्यापार करते हैं मछलियों का। सिंचाई की बात करें तो नहरों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाते हैं ताकि शुष्क मौसम में भी फसल उगाई जा सके। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में स्थित है, जो जल विद्युत और सिंचाई दोनों के काम आती है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पे है? सतलुज ब्यास बेसिन में। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा पर स्थित है। किस पे स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पे। ये पूछा गया है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज ब्यास पे, हीराकुंड बांध महानदी पे, मुख्य रूप से जल संरक्षण के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है। परियोजनाओं के दुष्प्रभाव क्या होते हैं और आंदोलन क्या होते हैं इनके? फिर है पारिस्थितिक प्रभाव, नदियों के जो प्राकृतिक बहाव है उसको रोकने से जलीय जीवों का आवागमन जो होता है वो बाधित हो जाता है, तलछट होती है वो नीचे जमा हो जाती है। विस्थापन का बात करें तो बांध बनाने के कारण हजारों स्थानीय लोगों और आदिवासियों को अपनी जमीन और आजीविका छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर बांध के खिलाफ मेघा पाटकर द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन। इसका मुख्य मुद्दा था जो विस्थापित हैं उनको पुनर्वास, जिन लोगों को विस्थापित किया गया था ना उनको पुनः से बसाना। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन था सरदार सरोवर बांध के खिलाफ। टिहरी बांध आंदोलन,
उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बने बांध के खिलाफ पर्यावरण और सुरक्षा के कारणों से किया गया विरोध, जिसको नाम दिया गया टिहरी बांध आंदोलन। तल छटीकरण की बात करें तो जलाशय की तली की गोद में गाद जमा हो जाती है ना, नीचे तली के अंदर पानी में, तो उसको बोलते हैं तल छटीकरण, जिससे जलाशय की गहराई कम हो जाती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, पानी जल स्तर जो होता है वो ऊपर आ जाता है। भूकंपीय संवेदनशीलता, जैसे बांधों के जलाशयों में पानी के अत्यधिक दबाव के कारण भूकंप आने का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं भूकंपीय संवेदनशीलता। जब बड़े बांध होते हैं, जलाशयों में पानी अधिक हो जाता है और उसकी वजह से दबाव बना रहता है ना भूकंप आने का। फिर है जल जनित बीमारियां, बांधों से जो रुका हुआ पानी होता है उसके कारण हैजा या मलेरिया जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। अंतरराज्यीय जल विवाद की बात करें तो एक ही नदी के पानी का बंटवारे को लेकर के दो राज्यों के बीच में आपस में झगड़ा होता है, जैसे कि कृष्णा गोदावरी विवाद हो गया, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। तीनों याद रखना, कृष्णा गोदावरी विवाद किन किन के बीच में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। वर्षा जल संग्रहण की बात करें तो वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के पानी को भविष्य के लिए उपयोग के लिए इकट्ठा करने की तकनीक को बोलते हैं वर्षा जल संग्रहण। ये जल की कमी को दूर करने का सबसे सस्ता माध्यम है, ना कोई पैसा लगता है ना कुछ और, बारिश हुई उसको संग्रहण कर लिया, पानी को इकट्ठा कर लिया। फिर है गुल या कुल, क्या है ये गुल या कुल पूछा गया है। पश्चिमी हिमालय में बहते पानी की दिशा बदलकर खेतों तक ले जाने वाली जो छोटी वाहिकाएं होती है ना, उनको बोलते हैं गुल या कुल। फिर है खादिन या जोहड़, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों के पास में बनाए गए जो गड्ढे होते हैं ताकि बारिश का पानी वहां पे जमा हो सके और मिट्टी में नमी बनी रहे, उसको हम बोलते हैं खादिन या जोहड़। टाका क्या होता है, राजस्थान में है बीकानेर या फलोदी में घरों के नीचे बनाए गए जो भूमिगत टैंक होते हैं, जमीन में, घरों में, आंगन में, ये जो है टैंक बना देते हैं पानी का, और जो वर्षा का पानी होता है ना उसको एक पाइप के द्वारा छत से जोड़ देते हैं उसको, तो पाइप के जरिए उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं टांका। पार्लर पानी क्या होता है, राजस्थान में वर्षा के टाइम पे शुद्ध प्राकृतिक जल को पार्लर पानी कहा जाता है, जिसको टैंक में जमा किया जाता है, जो टंकियों में जमा करते हैं। छत वर्षा जल संग्रहण, तो घर की छत के ऊपर गिरने वाले पानी को पाइपों के माध्यम से नीचे बने गड्ढे में या टैंक में, सेम वही बात है टांका वाली। बांस ड्रिप सिंचाई क्या होती है, मेघालय में प्रचलित होती है। यहाँ पे बांस के पाइपों का उपयोग करके झरने के पानी को खेतों तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो झरने का पानी होता है ना वहाँ पे बांस के ऐसे डंडे काट करके लगा देते हैं ताकि वो सीधे ऐसे खेतों तक पहुंचा सके पानी को। पुनर्भरण कुआं क्या होता है, वर्षा जल को सीधे जमीन के अंदर भेजने के लिए बनाया गया एक कुआं होता है। तमिलनाडु मॉडल क्या है, भारत का पहला राज्य है जहाँ पे हर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया कि कानून की नज़र में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो कानूनी रूप से उनको अनिवार्य कर दिया। कहाँ पे किया गया, तमिलनाडु में, इसको बोलते हैं तमिलनाडु मॉडल, जहाँ पे कानूनी रूप से जल संग्रहण के लिए ढांचा बनाना होगा सभी के घरों में, तो उसको बोलते हैं तमिलनाडु मॉडल। कहाँ स्टार्ट किया, तमिलनाडु में। जल प्रबंधन के आधुनिक शब्द कौन कौन से हैं, तो जल प्रबंधन का सबसे आधुनिक 2026 के संदर्भ में तो ये है योजनाबद्ध उपयोग करना और संरक्षण करना। जल प्रदूषण की बात करें तो हानिकारक पदार्थों को जल में मिलना जिससे उनका प्राकृतिक जो गुण है वो नष्ट हो सके। औद्योगिक अपशिष्टों की बात करें तो कारखानों से निकलने वाले जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं और फिर पानी वो नदियों में गिर जाता है, उसको दूषित कर देता है नदी को। कीटनाशक या फिर उर्वरक, खेतों में प्रयोग होने वाले जो रसायन खाद वगैरह होती है ना उनका वर्षा जल के साथ में रिस करके भूमि जल को जहरीला बना देते हैं। शहरीकरण की बात करें तो शहरों के विस्तार जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है तो कंक्रीट से बनी हुई सड़कें बनती हैं, यहाँ पे वर्षा जल जो है जमीन के अंदर नहीं जा पाता। जल भराव, वाटर लॉगिंग की बात करें तो अत्यधिक सिंचाई के कारण जल भराव है, अत्यधिक सिंचाई के कारण खेत में पानी जमा हो जाता है जिससे फसलें खराब हो जाती हैं, उसको बोलते हैं जल भराव। शुष्क पानी जल की कमी वाले एरिया को हम बोलते हैं जहाँ पे कम पानी वाली फसलें उगाते हैं, जहाँ पे वर्षा हुई तो फसल हो गई, नहीं हुई तो नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं शुष्क कृषि। जल की बर्बादी, तो पानी पाइपों से रिसाव होगा, नल खुला छोड़ देंगे, सिंचाई की पुरानी पद्धतियाँ यानी कि वाटर जो खुला चलता था ना बिना फव्वारों वगैरह के, तो उससे ये जल की बर्बादी होती है, नुकसान होते हैं। जल संरक्षण करना यानी कि जल को बचाने की हर छोटी मोटी कोशिश करना। जागरूकता अभियान, समाज में जल के महत्व को समझाना, उनको जागरूक करना,
उनको जो है उनके प्रति शिक्षित करना। सतत जल विकास, जल का इस तरह से उपयोग करना कि आज की जरूरतें पूरी हो और भविष्य के लिए भी भंडार बचा रहे। नदी बेसिन की बात करें तो यह है पूरा क्षेत्र जहाँ का पानी क्या होता है, बह करके एक मुख्य नदी में आता है। जल आत्मनिर्भरता यानी स्थानीय जल का स्थानीय स्तर पे जल संग्रहण करके अपनी जरूरतों के लिए सरकारी सप्लाई पर निर्भरता कम करना, यानी कि स्थानीय जल के ऊपर जल संग्रहण कर लेना और फिर अपनी जरूरत के लिए सरकारी सप्लाई पर निर्भर न करना, जल आत्मनिर्भर बनना होता है, आत्मनिर्भरता होती है। और ये आज की क्लास का लास्ट चैप्टर है कृषि। उसके बाद में जो चैप्टर होंगे 3 उद्योग वगैरह वो हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। कृषि के प्रकार। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है? ये कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पे आदिम औजारों जैसे पुराने वगैरह औजार होते थे, लकड़ी के हल, डाव, इन सभी के द्वारा की जाती है और परिवार की मदद से ही करते हैं। ये पूरी तरह से मानसून या फिर मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसको बोलते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है? किसान जमीन के टुकड़े के जंगल को साफ करके उन्हें जलाते हैं, फिर राख का उपयोग करके खाद के रूप में कर देते हैं, यानी कि जो जलाई हुई वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह उनको जला देते हैं, फिर उस राख को उसी टुकड़े में मिला करके खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता कम होने पर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, फिर उस एरिया को छोड़ देंगे, फिर दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कर्तन दहन कृषि। ये मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया है। झूम खेती। उत्तर पूर्वी भारत में असम या मेघालय में कर्तन दहन प्रणाली को झूम कहा गया है। इसे विदेशों में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से भी जानते हैं। गहन निर्वाह कृषि किसके लिए की जाती है? तो ये उन क्षेत्रों में की जाती है गहन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, गहन निर्वाह नहीं, गहन जीविका कृषि, जहाँ पे भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और यहाँ अधिक पैदावार करने के लिए ज़्यादा श्रम की और रासायनिक जो खाद होती है उसका उपयोग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? यहाँ पर मुख्य उद्देश्य होता है फसलों को बाजार में लेकर के जाना, वाणिज्यिक कृषि। इसमें अधिक पैदावार के लिए जो अधिक गुणवत्ता वाले बीज होते हैं, HYV बीज, कीटनाशक, मशीन, इनका यूज किया जाता है ताकि ज़्यादा पैदावार हो, ज़्यादा लाभ कमा सके। रोपण कृषि होती है जो वाणिज्यिक खेती है एक प्रकार की। इसमें एक बड़े क्षेत्र में यानी कि बड़े एरिया पे केवल एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में चाय के बागान लगा दिए, कॉफ़ी लगा दिए, रबड़ या गन्ना लगा दिया, इस प्रकार से। फिर है शस्य प्रारूप क्या है? तो रबी फसल है सबसे पहले। ये फसलें शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से दिसंबर, अभी जो 1-2 महीने पहले ही इनकी जो है बोया गया है, और फिर ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल में, जून में, अब जो आने वाला टाइम होगा ना गेहूं की, मटर की, जौ की, चना की, सरसों की, हम लावनी वगैरह करते हैं ना गर्मियों में, तो याद रखना रबी की फसल है। खरीफ की फसल जो अभी ये इनकी जो कटाई होने के बाद में जून जुलाई में बोई जाती है, मानसून जब आती है ना तब इनको बोया जाता है, जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, इन सबको। और फिर सितंबर अक्टूबर में जब रबी की फसल बोने का टाइम आएगा ना तब इनको काटा जाएगा। जायद फसल होती है रबी और खरीफ की फसलों के बीच में, जो ग्रीष्म ऋतु होती है ना मार्च से जून के टाइम पे, बीच में 1-2 महीने का टाइम, तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां, इनको बोलते हैं जायद फसल, बीज की फसल। पल्लवन क्या होता है? ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो धान की खेती, चावल की खेती होती है, एक वर्ष में ली जाने वाली 3 फसलें होती हैं, इनको बोलते हैं ओस, अमान और बोरो। ये इनको बोलते हैं पल्लवन। मुख्य फसलें खाद्यान्न यानी फूड क्रॉप्स क्या है? तो सबसे पहले हो गया चावल। चावल के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, और ये खरीफ की फसल है चावल। अधिकांश जनता का मुख्य भोजन है भारत में चावल, और इसको उच्च तापमान की 25 डिग्री प्लस सेल्सियस जो चाहिए तापमान चाहिए, और 100 सेंटीमीटर प्लस इसकी जो है वर्षा की जरूरत होगी, यानी कि 25 से ऊपर तापमान होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। गेहूं के लिए ये भारत की और उत्तर पश्चिमी भारत की मुख्य फसल है। इसको उगाने के लिए ठंडी जलवायु की जरूरत होगी, यानी कि रबी की फसल है ना गेहूं, अभी सर्दियों में बोई गई है, तो शुरुआत में ठंडी जो है जलवायु चाहिए, पकते समय वो खिली धूप की जरूरत पड़ेगी इसको। मोटे अनाज की बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी, इसमें पोषक तत्व जैसे लोहा, कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा अधिक होते हैं। ज्वार की बात करें तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से क्षेत्र की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और ये वर्षा पर डिपेंड करती है। मक्का है,
एक ऐसी फसल जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में उपयोग होती है। पशुओं के लिए भी चारा लेकर के आते हैं और मक्का को हम वैसे भी खाते हैं। तो ये खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में रबी में भी उगाई जा सकती है। दालें, तो भारत जो है दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। ये शाकाहारी भोजन का प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। दाल प्रोटीन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए। फलीदार फसलों की बात करें तो दालें हवा से नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी की उर्वरता को बहाल करती हैं और इसलिए इन्हें अन्य फसलों के साथ में रोटेशन, हेर फेर में जो है उगाया जाता है। तो दालें हवा से क्या लेती हैं? नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी की उर्वरता को कम करती हैं। फिर है नकदी और रेशेदार फसलें। रिश्तेदार बोल रही हूँ मैं, बताओ। नकदी और रेशेदार फसलें, गन्ना सबसे पहले। तो ये उष्ण और उपोष्णीय कटिबंधीय फसल होती है। भारत ब्राजील के बाद में दुनिया का सबसे दूसरा उत्पादक है। ब्राजील है सबसे पहले, दूसरे नंबर पे भारत। इसमें चीनी और गुड़ और खांडसारी वगैरह बनती है गन्ना से, ये तो सभी को पता है। ये याद रखना बस, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। भारत जो है ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे पहले ब्राजील। तिलहन की बात करें तो मूंगफली है, सरसों है, नारियल, तिल, सोयाबीन आदि। इनका उपयोग खाना पकाने और साबुन या फिर सौंदर्य प्रसाधन के लिए यूज किया जाता है तिलहन को। मूंगफली की बात करें तो खरीफ की फसल है और कुल तिलहन उत्पादन का आधा हिस्सा इसी से आता है और गुजरात इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? गुजरात में। चाय की बात करें तो महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। चाय तो हर कोई पीता है। श्रम प्रधान है, इसमें ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होगी। उद्योग माना जाता है क्योंकि इतनी पत्तियां चुनने के लिए सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी की बात करें तो भारतीय अरेबिका कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसकी खेती मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों यानी कर्नाटक में होती है। कॉफ़ी कहाँ पे होगी? कर्नाटक में। फिर है बागवानी फसलें, फलों और सब्जियों की खेती। भारत में आम, केला, सेब ये उत्पादन में क्या है? अग्रणी है। रबड़ की बात करें तो भूमध्य रेखा के आसपास बोया जाता है, उसको भूमध्य रेखीय फसल बोलते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगा सकते हैं रबड़ को, और ये उद्योगों के लिए कच्चा माल है। रेशेदार फसलें जैसे कपास, जूट, सन, ये प्राकृतिक रेशम। कपास की बात करें तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होगी कपास के लिए। इसके पकने के लिए 200 दिन पाला रहित दिन चाहिए, यानी कि पाला नहीं पड़ना चाहिए 200 दिन। फिर खिली धूप की आवश्यकता होती है ताकि वो जो कपास में क्या बोलते हैं उसको, अभी दिमाग से ही निकल गया। कपास तो यहाँ होती है ना, बाड़ी में वो खिलते हैं ना, अरे वो डंठल से होते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। जूट, इसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। इसका उपयोग बोरियां, चटाई और रस्सियां बनाने में किया जाता है। जूट का उपयोग, इसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। पश्चिम बंगाल इसका मुख्य केंद्र है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है जूट। रेशम पालन, तो रेशम के कीड़ों का पालन करना ताकि रेशम का जो रेशा होता है ना उसको प्राप्त कर सके, और ये कीड़े शहतूत की हरी पत्तियों पे पलते हैं। फिर है नेक्स्ट कृषि सुधार और तकनीकी शब्द। संस्थानिक सुधार हो गए। आज़ादी के बाद किए गए जो सुधार हैं, जैसे जोतों की चकबंदी हो गई, जमींदारी प्रथा का अंत हो गया, सहकारिता हो गई, ये संस्थानिक सुधार हैं। हरित क्रांति, तो 1960-70 के दशक में पैकेज टेक्नोलॉजी या फिर अधिक पैदावार वाले जो बीज आए थे, उन्होंने खाद्यान्न को उत्पादन में भारी वृद्धि की थी, जिसको हमने हरित क्रांति का नाम दिया था। श्वेत क्रांति, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य था दूध के उत्पादन को बढ़ाना, जिसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। HYV वाले बीज जिनको हम बोलते हैं हरित क्रांति में सबसे अधिक उपयोग किया गया था। अधिक गुणवत्ता वाले, कई गुना अधिक पैदावार होती थी, अधिक सिंचाई की भी जरूरत होती है, तो अधिक जो उर्वरक जो होती थी ना, खाद वगैरह, उनकी भी अधिक आवश्यकता होती थी इसमें। चकबंदी की बात करें तो किसानों के बिखरे हुए जो छोटे छोटे खेतों को एक साथ मिलाकर के एक बड़ा खेत बनाना ताकि खेती मशीनों से आसानी से कर सकते हैं, उनको बोलते हैं चकबंदी। छोटे छोटे खेतों को एक साथ लाकर इकट्ठी खेती करना। न्यूनतम सहायता मूल्य MSP क्या है? सरकार द्वारा फसल बोने से पहले घोषित मूल्य, जिसके ऊपर सरकार किसान को ये गारंटी देती है कि नहीं इतनी उस पर आपको फसल होने पे इतनी जो है पैसे मिलेंगे, उसको बोलते हैं MSP। शुरुआत में ही फसल बोने से पहले घोषित कर देती है मूल्य को, ताकि किसान बिचौलियों से बच सकें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS होती है, राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को सस्ती दरों पे अनाज उपलब्ध करवाना। भारतीय खाद्य निगम या FCI वो सरकारी संस्था होती है जो किसानों से अनाज खरीदती है और उसका
बफर स्टॉक बनाती है। सेम चीज़ें हमने कल वाले उसमें पढ़ी थी इकोनॉमिक्स में। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, देश के हर नागरिक को हर समय पर्याप्त भोजन या पोषक तत्व मिलना। किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं, किसानों को कम ब्याज दर पे बैंकों से ऋण मिले, ये योजना बनाई गई थी किसान क्रेडिट कार्ड पे। फिर है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, PAIS, किसानों के लिए बीमा योजना ताकि दुर्घटना की स्थिति में उनको आर्थिक मदद मिल सके। तो दुर्घटना के लिए थी और ये कृषि के लिए थी। फिर है भूमंडलीकरण, विश्व बाजार से भारतीय कृषि का जुड़ना, विश्व बाजार से जुड़ना भारतीय कृषि का, इससे भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। जीन क्रांति क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से फसलों के बीजों में सुधार करना ताकि वे कीटों को सूखे से लड़ सके, कीटों से और सूखे से भी। जैविक कृषि होती है रसायनों, उर्वरक, कीटनाशकों के बिना की जाने वाली, प्राकृतिक रूप से की जाने वाली खेती। और 2026 के युग में इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग होती है। जो भूदान है, ग्रामदान आंदोलन है, ये क्या है? विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया गया था। रक्तहीन क्रांति इसको बोलते हैं ये आंदोलन। इसमें बड़े जमींदारों से भूमिहीन किसानों को जमीन दान करने की अपील की गई थी। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे द्वारा। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? कृषि का GDP में योगदान है वो घट रहा है और ये चिंता का विषय है क्योंकि 50% से अधिक आबादी है वो कृषि पर ही डिपेंड करती है। स्थानांतरित कृषि, जिसको हम झूम खेती भी बोलते हैं, तो ये उर्वरता खत्म होने पर दूसरी जगह पे जाकर के जंगल को साफ करने के लिए की जाती है। दोमट मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें रेत या सिल्ट के मिश्रण होते हैं जो अधिकांश फसलों के लिए उपजाऊ होते हैं। अन्वेषण क्या होता है? रेडियो या टीवी पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी देना ताकि वे बुआई या फिर कटाई का समय चुन सकें। पूंजी प्रधान कृषि होती है ऐसी खेती जिसमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिनको आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। श्रम प्रधान होती है जहाँ पे मशीनों से ज़्यादा इंसान मेहनत या श्रम की जरूरत होती है। इंसानों को ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे चाय के बागानों में छोटी छोटी पत्तियों को चुगने के लिए, धान की खेती में रोपण करने के लिए। निर्यात होता है भारतीय कृषि उत्पादों जैसे मसाले, चाय, चावल, ये दूसरे देशों में बेचने के लिए विदेशी मुद्रा ताकि हम प्राप्त कर सकें, तो ये है निर्यात। ये था कृषि वाला चैप्टर। और ये खनिज वाला ये हम कल करेंगे, जो 3 चैप्टर बाकी बच गए। तो ये 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। कल वाली क्लास भी इतनी ही लेंथी होगी। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। एक ही क्लास में मैं नहीं करवा पाऊंगी आपको, इतनी लेंथी क्लास हो जाएगी ना, और कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी ऐसे एकदम से ऐसे पढ़ते हुए जाना। कुछ चीज़ें हम धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे ना एक एक पॉइंट को, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा पढ़ना, समझना, वो दिमाग में बिठाना उन चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम ज्योग्राफी की क्लास में। और मैं ट्राई करूँगी कि एक ही दिन में आपको दोनों क्लासेस मिल जाएँ। आज तो मैं एक ही दे पाऊँगी, कल कोशिश करूँगी कल से या परसों से आपको एक ही दिन में सुबह शाम को क्लास मिल जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई 100% मैं आपको 2 ही दूंगी। देखो अपनी तरफ से मैं ट्राई करती हूँ टाइम निकालने का, ये PDF वगैरह बनाने की। बहुत इनमें जो हो जाती है ना, मेरे को तैयारी करनी पड़ती है अकेले ही, तो कोशिश करूँगी मैं आपको देने की, टाइम निकालूंगी अपनी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय। अपनी जो है पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी हरियाणा में तो ग्रुप D की भी तैयारी करनी है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, क्योंकि एक तो बच्चे ना ग्रुप D का निकलेगा, अरे बाप रे ग्रुप D की वैकेंसी आ गई, फिर उसकी तरफ भी भागते हैं। तो सेम चीज़ें आप देखो, अचटेट में हिंदी आएगी, ग्रुप D में भी हिंदी आएगी, इसमें भी इंग्लिश आएगी सेम, उसमें भी इंग्लिश आएगी, इसमें रीजनिंग भी आएगी, उसमें भी सेम आपकी रीजनिंग आएगी। हाँ, वहाँ पे आपको 15 नंबर की साइंस पढ़नी पड़ेगी। यहाँ SST वाले बच्चे हैं तो आप साइंस नहीं पढ़ रहे हो, तो वहाँ 15 नंबर की साइंस कर लो। इसमें से आपकी GK भी तो निकलेगी ना, आप ये 9th to 12th की NCERT अच्छे से करोगे तो आपका स्टेट यहाँ से निकलेगा। यहाँ यही इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ GK में से निकलेंगे। यहाँ 10 नंबर की हरियाणा GK आएगी, वहाँ पे आपकी 25 नंबर की हरियाणा GK आएगी। पढ़नी तो है, या आप अच्छे से पढ़ लो ताकि इसमें 25 नंबर ले इसको और इसमें 10 ले इसको। तो सेम चीज़ें हैं ना आपकी, तो आप इस तरह से तैयारी करके चलो। बस इसकी ये अच्छे से SST की तैयारी करो ताकि आप इसमें अच्छा कवर ले इसको। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।